कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से अब तक जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से कैसे विकास का सूरज कब उदय हो रहा है और नया सवेरा दस्तक दे रहा है। दर्शकों, अगर मैं कहूँ कि जिस जिले में नक्सल प्रभावित जिले में जहाँ पे लोगों को दहशत था, वो दहशत का बादल छट गया है, तो आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आम जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो गया है, तो आप भी मेरी बात पे विश्वास कर लेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नक्सल प्रभावित जिले में जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व रहा है जिस काम को करने के लिए, वहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, तो आपको लगेगा कि मैं दिन में सपने देख रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं रोमा देवी जी की। रोमा देवी जी ब्राह्मण टोला में रहती है, जो तमाड़ जिले में आता है। आप सभी जानते हैं कि तमाड़ जिला जो है वो नक्सल प्रभावित जिला रहा है, लेकिन रोमा देवी वहाँ पे टेंट हाउस का दुकान चला रही हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रोमा देवी टेंट हाउस का दुकान चला रही हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो बिना समय गवाए चलिए रुक करते हैं ब्राह्मण टोला तमाड़ और मिलते हैं रोमा देवी से और जानते हैं कि टेंट हाउस को कैसे चला रही हैं और कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। शोभा देवी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। अपने ब्राह्मण टोला गांव में शोभा देवी टेंट हाउस खोलकर एक नया आयाम कर रही हैं। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि टेंट हाउस जैसे व्यवसाय पुरुष ही करते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार महिला सशक्तिकरण के तौर पर जानी जाने वाली शोभा देवी टेंट हाउस का व्यवसाय कर ब्राह्मण टोला ही नहीं बल्कि पूरे तमाड़ में चर्चा का विषय बन गई हैं। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम रांची जिले के तमाड़ प्रखंड आ पहुंचे हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं यहां पहुंच रही है और तेजी से विकास हो रहा है। आज आपको एक ऐसे महिला लाभुक से मिलवाएंगे जो JSLPS के सहयोग से टेंट हाउस का दुकान चलाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। इनका नाम रोमा देवी है, जो ब्राह्मण टोला में रहती है। तो आइए मिलते हैं रोमा देवी से और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से टेंट हाउस का दुकान चला रही है और टेंट हाउस दुकान चलाने का ख्याल इनके मन में कैसे आया, साथ ही इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं रोमा देवी से। मेरा नाम रोमा देवी है। मैं चमन सखी मंडल की सदस्य हूँ और मैं 2020 से समूह में जुड़ी हुई हूँ। इस समूह से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मेरे पति जो है वो प्राइवेट टीचर हैं, इससे थोड़ा बहुत दिक्कत होता था घर चलाने में। फिर हमने धीरे धीरे समूह से लोन लिया। फिर शुरुआती दौर में हमने टेंट हाउस शुरू किया और आज टेंट हाउस के अलावा हमने आज DJ, लाइट, डेकोरेशन का सामान, सारा कुछ धीरे धीरे हमने समूह से लिए हुए ऋण से ही किया है और समूह से बहुत फ़ायदा हुआ है। और जिसे आजीविका चलाने में भी बच्चों का परवरिश में थोड़ा बहुत सुविधा हो रहा है। सर, उस समय और अब में तो बहुत ही अंतर आ गया है। पहले की महिलाएं वास्तव में घर से तो निकलती नहीं थी और उसके बाद सरकारी योजनाओं का ऐसा बहुत कुछ ऐसी योजनाएं आने लगी जिससे महिलाएं छोटे छोटे कामों में, छोटे पदों में काम करने लगी। उससे क्या हुआ, हमें भी लाभ मिला, हमारे घर तक भी वो सुविधा आया। और फिर समूह में जुड़ने के बाद तो फिर बहुत कुछ का ऋण के द्वारा और फिर जैसे कृषि का कुछ ऐसा कार्य, वो सब भी सब कुछ मिलने लगा हमें। तमाड़ की जो हमारी जो दीदी हैं उनसे पता चला, जो समूह में जुड़ी हुई हैं, पहले से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि समूह में जुड़ने से बहुत लाभ है, तब फिर शुरू किया। शुरुआती में तो हम लोग वही 10 रुपया से स्टार्ट शुरू किए थे और तो उससे तो ज़्यादा इनकम हो नहीं रहा था। फिर हम लोगों को ये मिला, कुछ अनुदान के रूप में मिला। तब फिर महिलाओं को थोड़ा सा ये हुआ, बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि और सब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और फिर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता गया तो सबको बहुत अच्छा लगने लगा। अभी फिर महिलाएं फिर VO में फिर से भी ऋण लिए हैं, तो इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। उनके टेंट हाउस में कुर्सी, टेबल, बेंच, बर्तन, सामियाना आदि सब कुछ है।
शोभा देवी बताती हैं कि शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आई। कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा था कि अगर टेंट हाउस का काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक महिला किस तरह टेंट हाउस को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकेगी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। जेएसपी तो बहुत योगदान है सर, उसी से हमको मुद्रा लोन भी मिला, जिससे हम आज जनरेटर लिए हुए हैं। पहले हमारे पास एक ही जनरेटर था, बाद में एक जनरेटर लिए हैं। ये सब मुद्रा लोन के द्वारा ही हुआ और जुड़ने के बाद ही लगभग 4.5 लाख तक हम लोन लिए थे सर। 1.5-2 लाख तो चुकता हो चुका, बाकी चल रहा है। मेरे पति सहयोग करते हैं सर। घर का तो थोड़ा हम देख लेते हैं, कोई अगर सामान लेने आया कितना ले जा रहा है, वो सारा कुछ हम रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा काम जो है वो बाहर का काम है, जैसे लड़कों के द्वारा काम कराना, पांडाल लगवाना, टेंट का सारा काम तो वही करते हैं। वही करते हैं, मेन तो वही करते हैं, बस घर का जितना वो हम देख लेते हैं। हाँ, घर का तो काम करना पड़ता है सर, लेकिन बच्चे भी समझदार हैं और पति भी हमारा सहयोग करते हैं, इसलिए हो जाता है। सबसे पहले तो आजीविका में थोड़ा बदलाव हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि आय भी बढ़ा, बच्चों को पढ़ाने में, अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है वो सब पूरा करने में उसे मिला। और जैसे आय रोज़ प्रतिदिन 100-200 भी अगर आ जाता है ग्रामीण महिला के पास तो फिर बहुत है ना सर। घर में घर का जो ज़रूरत का सामान वो सब भी आ जाता है। हाँ सर, जैसे एक बार हुआ था अचार बनाने का, पापड़ का, तो उस सब में भी अगर जैसे बड़ी वगैरह का तो सारा का, अगरबत्ती वगैरह का सारा कर लिए हैं। नहीं, शुरुआत तो नहीं कर पाए हैं सर, नहीं, क्योंकि इसी से थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। नहीं सर, मुझे तो इसी में थोड़ा आगे बढ़ाना है, और अगर समूह से अगर लोन मिले तो हमको और बढ़ाना है। आज तो मेरे पास जैसे 2-3 सेट है डीजे का, तो और बढ़ाएंगे, जनरेटर थोड़ा और लेना है, इस टाइप का थोड़ा इसी पे हमको आगे काम करना है सर। अब जिन्हें अपने कार्यक्रम जैसे लग्न, शादी, ब्याह, छठी, मुंडन आदि में ज़रूरत पड़ती है तो वह उनके यहाँ से टेंट हाउस की सामग्रियाँ लेते हैं। आयोजनों को बढ़ते हुए देखकर इनकी ज़रूरतें भी बढ़ गई है और उसी प्रकार इन्होंने सामग्री रखना आरंभ किया है। अब उनके पास दूर दराज से भी लोग बुकिंग कराने आते हैं। और महिलाओं कहना चाहेंगे कि इसमें सबको जुड़ना चाहिए, सभी महिलाओं को जुड़ना चाहिए और काम करना चाहिए। और इतना मतलब 1% में अगर ब्याज में अगर आपको मिलता है इतना सुविधा, तब तो सभी महिलाओं को जुड़ना चाहिए इसमें। और आजीविका बढ़ाने के लिए ऊपर फिर घर से, जैसे पहले महिलाएं घर से निकल, आज बैंक जाती हैं, ब्लॉक जाती हैं, तो थोड़ा उनका जीवन स्तर में भी सुधार आया है। जैसे सबको बोलना चाहेंगे सब जुड़िए। शुरुआत तो पहले था सर, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वैसा नहीं है। महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं और पुरुष भी उनका सहयोग करते हैं, इसलिए अभी तो वैसा देखने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता मार, जबकि पहले था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले अप्लाई भी किए सर, ट्राई भी किए हैं। शादी के बाद तो फिर जैसे शादी, फिर घर परिवार का बोझ, उसके बाद में जब ये शुरू किए तो पति तो मेरे वे में है, टीचर है प्राइवेट में, तो चले जाते हैं तो सारा इधर फिर देखना पड़ता है, तो इसलिए घर से समय ही नहीं मिलता है कि हम थोड़ा बाहर अपने निकले और कुछ काम करें। मेरे पति ही सब लाते हैं, जैसे डिमांड होता है सर, वैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं, उस टाइप से काम करते हैं, जैसे काम मिलता है उसी हिसाब से। लगभग 22-25 हज़ार तक तो हो ही जाता है सर। खेती तो बहुत कम है सर, कहने मात्र को ही है। हाँ, पूरी इसी व्यवसाय से चल रहा है। उनका यह व्यवसाय आज चर्चा का विषय बन गया है और इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। उनकी देखा देखी कई महिलाएं भी इससे जुड़ रही हैं, क्योंकि टेंट हाउस की ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। टेंट हाउस एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक बार आप पूंजी लगाते हैं तो इसमें बार बार पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि अच्छी खासी आमदनी प्राप्त होती है। सभी को जोहार, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं 2019 में समूह में जुड़ी थी। समूह में जुड़ के मैंने VOA का काम किया और VOA के बाद CLF अकाउंटेंट के रूप में मेरा चयन किया गया, जिससे मैं फिर समूह में सब दीदी लोग को जागरूक करने लगी, समूह के बारे में बताने लगी। उसी दौरान मैंने 2020 में रुमा दी को भी समूह में जुड़ने के लिए बोला और वो
जुड़ने के बाद लोन के बारे में मैंने बताई, बैंक लिंकेज भीओ के द्वारा जो हम ऋण देते हैं, मुद्रा लोन, ये सब के बारे में बताई। और दीदी ने बताया मेरा छोटा मोटा टेंट हाउस है, तो दीदी और हमको ऋण दिलवाइए, उससे हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर हम उनको बताए बैंक लिंकेज के बारे, मुद्रा के बारे में। फिर दीदी को फॉर्म भरवाए और उसको हम लोन दिलवाए। लोन के लिए मतलब बताया और उन्होंने लोन लिया, और लोन में लेके दीदी आज टेंट हाउस चला रही है और उनका बिजनेस भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अपने आय को बढ़ा रही है दीदी। और जुड़ के अभी अच्छा लाभ मिल रहा है। बहुत बदलाव हो गया सर। पहले तो दीदी लोग घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, घर ही के काम काज में सब रहती थी। अभी तो खुद का बिजनेस चला रही है, तो अभी सब जगह निकल भी रही है और सबको बता भी रही है, जागरूक भी कर रही है। तो बहुत बदलाव आया है इनके जीवन में जी। अभी इसे हम इस महिलाओं को बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रोत्साहन मिला है और बहुत ज़्यादा जागरूक भी हुई है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। JSLPS के द्वारा जो भी काम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है, इसमें महिलाएं आगे आ रही है, तो उन्हें बहुत ही सुविधा मिल है जी। JSLPS के अभी तो हम लोग का मेन फोकस है आजीविका पर। इसके लिए हम लोग बहुत सारा प्रशिक्षण चला रहे हैं, जिससे दीदी लोग अगर कुछ जो भी करना चाहती है, सिलाई, पार्लर, दुकान, तो उसके लिए हम समय समय पर प्रशिक्षण करवाते हैं। उनका जैसा डिमांड रहता है उस तरह का प्रशिक्षण हम लोग करवाते हैं। बहुत आसान हो रहा है महिला, उससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम समझा रहे हैं, दीदी समझ पा रही है और फील्ड में निकल के काम कर रही है, तो उससे हम लोग को भी देख के बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी और महिलाओं को बताने में हम लोग को खुशी होती है कि देखिए ये दीदी पहले ऐसे थी, अब जो समूह में जुड़ के इस तरह से काम कर रही है, तो आप भी जुड़िए, आप भी आगे इस तरह दीदी की तरह करिए सब। जी शुरू में तो हम लोग को भी दिक्कत था। शुरू घर से हम लोग को भी निकलने नहीं दिया जाता था। नया शादी करके आए उस टाइम हम लोग निकलते नहीं थे। फिर इस समूह में जैसे जुड़े तो इससे हमें भी जागरूकता हम खुद में भी हम लोग किए, और इससे हम लोग आगे दीदी लोग को भी बता पाए। और होता था परेशानी, पर हम लोग फिर घर में अपने समझाए कि इस तरह से है, तो फिर वो लोग भी सपोर्ट करने लगे। तो दर्शकों, हमने देखा रोमा देवी की कहानी, उन्हीं की जुबानी हमने जाना कि कैसे उस जगह पे वो दिन रात काम कर रही है, और ये आईने की तरह साफ हो चुका है कि नक्सल प्रभावित जो जिला था वहाँ पे आम जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो चुका है। अब हम रुक करेंगे सिमडेगा, वहाँ चल के हम देखेंगे कि हमारी जो सरकार है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा दे रही है। जी हाँ, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, और इस बात को जानने के लिए हम रूबरू करेंगे सिविल सर्जन से। उनसे मिलकर जानेंगे कि ये जो सिमडेगा जिला है, जो नक्सल प्रभावित जिला रहा है, वहाँ पे लोगों को किस तरह से सरकार स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है। तो चलिए मिलते हैं सिविल सर्जन से। सिमडेगा जिले के सिविल सर्जन भी बताते हैं कि जिला में सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी नहीं है। नर्स और स्टाफ भी यहाँ 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा भी मरीजों को अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जोहार, मैं संदीप, आप सबका स्वागत है। अगर हम आयुष्मान भारत कार्यक्रम की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आयुष्मान भारत योजना से हुआ है। लोग किस तरीके से आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं, स्वास्थ्य में क्या क्या बदलाव हुआ है, इन सारे विषयों की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुँचे सिमडेगा, और सिमडेगा जिला के सिविल सर्जन हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, तो इस कार्यक्रम के तहत ये अस्पताल को लाभ मिला है, साथ साथ जो रोगी हैं उनको भी बहुत लाभ मिला है। एक ये संजीवनी की तरह काम किया है, लोगों को जीवन देने का काम किया है ये आयुष्मान योजना। साथ साथ मुझे अस्पताल में जो उसका परसेंटेज है, उस परसेंटेज मिलने के बाद बहुत सी सुविधा मैंने उस पैसे से लोगों को उपलब्ध कराया है, और लोग उसका उपभोग भी कर रहे हैं। तो एक तरह से जो आयुष्मान योजना आई, ये लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। आयुष्मान योजना की तरह मैक्सिमम माने सभी तरह की जांच, सिर्फ ना ये हम बायोप्सी को छोड़ दे, बाकी सभी जांच आयुष्मान योजना के तहत सिमडेगा जैसे सदर अस्पताल में उपलब्ध है। तो हम ये जो जांच आने के बाद डॉक्टर को भी इलाज कराने में आसान होता है, बीमारी को देखने में आसान होता है, साथ साथ रोगी को भी समझ में आता है कि मुझे किस तरह की ये बीमारी है। तो ये इस योजना के अनुसार में है कि जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं 14 दिन पूर्व का भी टेस्ट रहता है, तो उसमें इंक्लूडेड है।
साथ साथ जाने के बाद भी हमको टेस्ट कराना पड़ता है, तो इसका लाभ लोग उठाते हैं। तो इसका लाभ मिलने से ये डायग्नोसिस में डॉक्टर को आसान हुआ है, साथ साथ है ना ये डिजीज का जो आगे जो प्रोग्नोसिस में क्या है नहीं है उसमें भी सहायता मिलता है हम लोग को। सुदूरवर्ती गांव में भी एक फोन आने के बाद एम्बुलेंस वहां तक पहुंच जाती है और मरीजों को लेकर अस्पताल तक आती है। उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाता है। खासकर महिलाओं और शिशुओं को लेकर अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहता है। आपात सुविधाएं भी मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं। दवा की अब कोई कमी नहीं है। दवा जितने भी आयुष्मान योजना के तहत आते हैं लोग, आयुष्मान योजना में एक राशि निश्चित रहती है, चाहे वो आयुष्मान योजना से भी अधिक क्यों न हो वो राशि, हम लोग उस पैकेज से भी कभी जरूरत पड़ता है तो अधिक खर्च करते हैं। तो अभी दवा की जो उपलब्धता है आयुष्मान योजना के आने के कारण मेरे सभी सिमडेगा जिला में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे CSC हो, PSC हो या मेरा ना सदर अस्पताल हो, सब जगह ये दवा उपलब्ध हो गई है। साथ साथ इसमें ये दवा के साथ साथ उसका खाने की भी इसमें व्यवस्था है। जब तक जो भर्ती रहते हैं पेशेंट, वो आयुष्मान योजना से उनका जो हम लोग जो पथ्य भी है अलग से उनको ये मुहैया कराते हैं। आयुष्मान योजना के तहत मातृ और शिशु दोनों जो दर्द है, ये दर है मृत्यु का बहुत ही कम, नगण्य के आसपास हो गया है। क्योंकि इसका लाभ लोग शुरू से उठाते हैं। हमारे यहाँ ANC की व्यवस्था है जो ना सरकार की हुई है। ANC के बाद इंस्टीट्यूशनल है ना डिलीवरी की व्यवस्था की हुई है। फिर उनका पोस्ट जो होता है देखने के लिए डिलीवरी के बाद, पूरी व्यवस्था सरकार का संसाधन के तहत भी आयुष्मान योजना के तहत है। और आयुष्मान योजना में जो भी हमारे यहाँ जो बच्चे डिलीवर होते हैं, यदि उनको SNCU में रखने की ज़रूरत होता है तो उनका महंगा से महंगा दवा हम लोग आयुष्मान योजना के तहत हम लोग खरीदते हैं। दवा की कमी या जांच की कमी उनको महसूस नहीं होने देते हैं। और मेरा जो है क्योर रेट जो ये योजना के आने के बाद बच्चे का और माँ का जो डेथ रेट था वो बहुत ही कम हो गया है, नगण्य हो गया है। समाज की सोच अपने जगह पर है, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है और मेरा जो धर्म है, मेरे इलाज से जो दुख में आया है उसके चेहरा में खुशी आ जाती है, उनका हंसता हुआ दांत और चेहरा दिखाई देता है, उसी में मुझे संतुष्टि मिलती है। और यही मेरा धर्म है कि उसके रोते हुए चेहरे को कैसे मैं मुस्कान के रूप में चेंज करूं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि जो भी यहाँ आवे वो उम्मीद लेके आते हैं और वो ठीक होके जाएं, स्वस्थ होके जाएं। और डॉक्टर के नाते हम भी चाहेंगे कि जो भी मरीज है जो सिमडेगा में आते हैं इलाज के लिए वो स्वस्थ होके जाएं। भगवान के रूप में जो डॉक्टर की बात है वो समाज का सोच है, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाएं, अपना काम करें, अपना धर्म निभाएं, वही हमारी जवाबदेही है। इन सब व्यवस्थाओं से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होकर जन जन तक पहुंचाई जा रही है ताकि किसी तरह की समस्या नहीं हो। इसके साथ साथ सरकार टीकाकरण को भी लेकर गंभीर है ताकि कोई भी बच्चे का टीकाकरण नहीं छूटे। इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लोगों में इस बात की जानकारी आ गई है कि सरकार द्वारा प्रत्येक साल उसके अकाउंट में आयुष्मान योजना के तहत उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए आता है। ये लोगों को तक पहुंच गई है बात, और इसका फ़ायदा जो है लोग लाभ उठा रहे हैं लोग। और साथ साथ जो एक डर था कि अब हमें कैंसर हो गई है, कोई अन्य बीमारी हो गई है तो इलाज कराना मुश्किल है, वो डर धीरे धीरे लोगों में ख़त्म हो गया। साथ साथ इसकी जागरूकता हम लोग युद्ध स्तर पर सिमडेगा जिला में कर रहे हैं। गांव-गांव में सहिया से लेकर सहिया, NM, CHO प्लस हमारे डॉक्टर सभी लोग सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए हम लोग रात्रि चौपाल लगाते हैं, साथ साथ विशेष शिविर लगाते हैं, जिससे लोगों को ये चीज़ की जानकारी हो गई है कि सरकार 5 लाख रुपया उनके आयुष्मान कार्ड में हर साल उपलब्ध कराती है। साथ साथ 5 लाख के अलावा यदि अधिक राशि की भी जरूरत होती है तो मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना है, उनमें भी हम लोग उसको जो 5 लाख रुपया का उपलब्धि कराते हैं, लेकिन कोई एक योजना का ही वो लाभ उठा पाएंगे।
यदि इसके अलावा 5 लाख से भी अधिक खर्चा की ज़रूरत होती है तो हम लोग इसकी सूचना राज्य सरकार को वहाँ पर भेजते हैं। वहाँ से फिर वो 10 लाख तक का सेंक्शन होता है। 10 लाख से भी ऊपर की खर्चा होती है तो मंत्रिपरिषद के द्वारा राशि स्वीकृत होती है। तो मेरा कहने का मकसद था कि पैसा अब लोगों को बीमारी के बारे में, खर्चा के बारे में सोचना नहीं है। सरकार पूर्व से ही उनके बारे में सोच के रखी हुई है कि कोई आदमी इलाज के अभाव में न मरे, दवाओं के अभाव में न मरे, ये सरकार पूरी व्यवस्था की है। सरकारी अस्पताल का जो पहले का सोच था, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, पहले से भी लोग आते थे, लेकिन अब जो है लोग पूरी उम्मीद के साथ आते हैं। चूँकि मेरे डॉक्टर का और स्टाफ का और जो भी कर्मचारी है, सबका जो बिहेवियर है लोगों के प्रति, पेशेंट के प्रति, वो बहुत चेंज हो गया है। अब एक दोस्त की तरह उसके साथ साथ पेश आते हैं, जिसके कारण से अस्पताल पर लोगों का, जो आम पब्लिक है, उनका विश्वास बढ़ा है। और जहाँ 150, 125 ये OPD का पेशेंट होता था, अभी हमारे यहाँ 250-300 पेशेंट आ जाते हैं। यहाँ पर सिजेरियन का ऑपरेशन हो रहा है, हर महीने में 60 के आसपास ऑपरेशन हो जाते हैं। जो बाहर लोग जाते थे करवाने के लिए प्राइवेट में, तो करीब 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च हो जाता था। वो अब यहाँ हमारे यहाँ उड़ीसा से भी कभी कभी पेशेंट आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ से भी आ जाते हैं। तो पूरी व्यवस्था चेंज हो गई है और लोगों का सरकारी अस्पताल पर विश्वास लोगों का जो बढ़ा है, उसी हिसाब से सरकार भी डॉक्टर की पोस्टिंग कर रही है। सुपर स्पेशलाइजेशन का भी कुछ पोस्ट है, तो उसी हिसाब से लोग आते हैं, अपना लाभ उठाते हैं। इसलिए अब पहले जैसा वातावरण नहीं रहा, लोग सरकारी अस्पताल का ही रुख करते हैं और लोगों को विश्वास सिस्टम पर अब आ गया है। गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाया जाता है ताकि जो परिजन अपने मरीज को अस्पताल नहीं ले जा सकते हैं, वैसे मरीजों को उनके गांव में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इससे सदर अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों का बोझ भी कम होगा। ट्रांसपोर्टन की सुविधा हम लोग यहाँ पर एक हो गया ममता वाहन, जो ममता वाहन गर्भवती माताओं को उपलब्ध करवाते हैं। साथ साथ डिलीवरी होने के बाद गर्भवती माता और उनके बच्चे को 1 साल तक निःशुल्क सेवा ममता वाहन का मिलता है। उसके बाद है 108 वाहन। 108 वाहन के जो भी है उसमें निःशुल्क उसमें सुविधा है और हमारे पास 14 108 वाहन है। उसके बाद आती है सरकारी वाहन, एम्बुलेंस, वो भी हमारे पास सुसज्जित है। आज के हिसाब से पूरा सुसज्जित है हमारा 108 का। तो उसमें हम लोग फ्री भी रखे हुए हैं, जिनका जो ये BPL कार्ड है या जो लो इकोनॉमिक ग्रुप से आते हैं या जो चाहते हैं बाहर ले जाना, जो सक्षम है, तो सिर्फ फ्यूल का चार्ज दे के एम्बुलेंस ड्राइवर और उसके साथ जो टेक्नीशियन रहता है वो सब फ्री है। सिर्फ तेल का पैसा देके वो अपना पेशेंट को ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अब दिक्कत नहीं है कि पहले की तरह की एम्बुलेंस नहीं है, ये सुविधा नहीं मिल रही है, वैसा नहीं है। अब सबको सुविधा मिल रही है, सब लोग लाभ भी उठा रहे हैं। मेरे पास अभी ये गैनकोलॉजिस्ट हैं, तो गैनी से जो प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं थी पहले, वो अब रुक गई है। लोग यहीं पर आके इलाज करवाते हैं। सर्जन है, सिमडेगा सदर अस्पताल में सर्जन की पोस्टिंग है, तो जितने भी ये माइनर मेजर जो सर्जरी है वो अब सिमडेगा जिला में उपस्थित। साथ साथ हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिशियन है। ऑर्थोपेडिशियन के द्वारा जो भी हड्डी से संबंधित बीमारी है उनकी जांच की जाती है। NSSIA के 2 डॉक्टर हमने आयुष्मान योजना के ही तहत उसको हायर किया हुआ है। तो कभी भी ज़रूरत होती है, दिन रात हमारे अस्पताल में 2 डॉक्टर हैं, वो सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो है मेडिसिन से हैं डॉक्टर, वो सुविधा उपलब्ध। तो बाहर का जो डिपेंडेंसी था कि यहाँ नहीं दिखाएंगे, रांची जाएंगे, रिम्स या राउरकेला जाएंगे, वो संख्या नगण्य हो गई है। डायलिसिस के लिए हमारे पास यूनिट है, यहाँ पर 2 बेड का डायलिसिस है। यहाँ पर रोज़ दिन मरीजों का हो रहा है डायलिसिस। जहाँ तक ना कार्डियक, तो इंफ्रा कैथ लैब बनाने की बात है, कैथ लैब, तो कैथ लैब अभी हमारे पास नहीं है उपलब्ध, जिसके कारण से जो आगे की जो है सर्जरी वो नहीं हो पा रही है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ही दिन में, चूँकि पैसा जो है ये मॉड्यूलर OT के लिए आ चुका है और हम तो दर्शकों, हमने देखा सिमडेगा जिला
जिला की कहानी, साथ ही साथ हम गए तमाल, वहाँ पे हमने देखा रोमा देवी की कहानी, और दोनों जिला में समय का पहिया जो है इस तरह से घुमा है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा ही नहीं। और समय जो है हमें ये संकेत दे रहा है कि इस अंक की हम समाप्ति पे हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नया सवेरा कार्यक्रम के साथ, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कोई वैसा व्यक्ति आए और आपको जरा भी शंका हो कि वो व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है या फिर जुड़ने वाला है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। नमस्कार, जोहार।